हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि परफेक्शन आई इसका अप्रैल मंथ के वॉल्यूम 5 के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो है, जो कि क्या क्या घटित हुए मार्च अप्रैल में, उनके बारे में हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जूम करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी विकास नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है उद्घाटन? राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान में रखिए, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो एक प्रश्न और भी बनेगा ऐसे, नई दिल्ली में चलो इसका उद्घाटन हुआ है तो बताना है किसके साथ उद्घाटन हुआ है। ठीक है, किसने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और ठीक है वित्त विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? तो दिल्ली में किया। कहाँ पे किया? तो दिल्ली में किया। किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया। अमित शाह कौन सा मंत्री है? तो गृह मंत्री है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे, लक्ष्य की बात करेंगे, इसका लक्ष्य क्या रहेगा? तो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना, मजबूत करना। ठीक है, अब इसका पूरा, इसका संक्षेप में नाम क्या है? तो इसका संक्षेप में नाम है NUCFDC। ठीक है, अब पूरा नाम क्या है इसका? तो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड। इसका उद्घाटन की बात करेंगे, नई दिल्ली में हुआ है। और किसने किया है? तो यहाँ पे गृहमंत्री साहब ने किया है। ठीक है, पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? तो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना और मजबूत करना। ठीक है, ANUCFDC शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक छत्र संगठन के रूप में काम करेगा, जो विशिष्ट कार्य और सेवाओं को मतलब क्या करेगा? प्रदान करेगा। देखेंगे, अब हमारा हुआ 2+2 वार्ता हुआ। ठीक है, किसके पास हुआ है 2+2 वार्ता? ब्राजील के साथ हुआ है। ठीक है, इंडिया प्लस ब्राजील। ठीक है, ध्यान रखें, इंडिया प्लस ब्राजील ने मतलब क्या किया था? आपस में 2+2 वार्ता किया है। ठीक है, भारत और ब्राजील ने अपनी पहली पहल 2+2 वार्ता रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है। ठीक है, अब देखेंगे 2+2 वार्ता में क्या होता है। देखिए, मंत्री स्तरीय वार्ता होता है। ठीक है, जैसे भारत के गृह मंत्री, सॉरी, भारत के रक्षा मंत्री तब ब्राजील के भी रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री तब ब्राजील के भी विदेश मंत्री। ठीक है, जिनके साथ रिलेशन बहुत प्रगाढ़ होता है, जिनके पास हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ हम लोग करते हैं 2+2 वार्ता करते हैं। ठीक है, और 2+2 वार्ता से लेकर कई बार प्रश्न को भी पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारा जो अभी हाल फिलहाल में जो 2+2 वार्ता हुआ, किसके साथ हुआ है? ब्राजील के साथ हुआ है। ठीक है, क्या क्या चर्चा हुई 2+2 वार्ता में? ठीक है, तो 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद निरोध से सहयोग का विस्तार करने के तरीकों की खोज की। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की एक बैठक है। ठीक है, तो मुख्यतः किनकी बैठक होती है 2+2 में? तो ध्यान में, रक्षा प्लस डिफेंस प्लस किसका होता है? एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, मतलब रक्षा प्लस विदेश। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ तो एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं ना, वैसे फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं या फिर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं। इनकी बैठक होती है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा 2+2 वार्ता हमारे किनके किनके पास होता है, तो इसको जरा नोट डाउन कीजिएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तीनों के तीनों नेशन जो है क्वाड नेशन है। तीनों के तीनों नेशन की बात करेंगे, क्वाड नेशन है। साथ में हमारा किसके साथ होता है? ब्राजील के साथ होता है। किसके साथ होता है? ब्राजील के साथ। ठीक है, तो भारत की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि के साथ 2+2 वार्ता होती है। ठीक है, रूस के साथ भी 2+2 वार्ता होती है, रसिया के साथ भी 2+2 वार्ता होती है। ठीक है, क्वाड नेशन, रसिया के साथ, ब्राजील के साथ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, ब्राजील, 2+2 वार्ता हमारा इन देशों के साथ मतलब होती है। ठीक है, 2+2 वार्ता में होता क्या है? तो 2+2 वार्ता में आप ध्यान में रखो, डिफेंस स्तरीय वार्ता होता है, और साथ में होता है, क्या होता है? फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, इन तीनों चीजों का, दोनों चीजों का आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये भी ध्यान में, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे उन्हीं के साथ 2+2 वार्ता होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, हम मतलब चीन के साथ कर रहे हैं, तो संभव नहीं है। ठीक है, आप चलेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से आगालेगा द्वीप पर कई सामुदायिक विकास का परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो किसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रश्न को समझिए, प्रश्न किस प्रकार से बीपीएससी में पूछेगा। पूछेगा हाल फिलहाल चर्चा में रहा आगालेगा द्वीप कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, किस महासागर में स्थित है, तो ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो चलिए, अपने अगर किन्हीं ने अगर पीडीएफ निकाल के अगर आप लोग पढ़ते हैं प्रिंट आउट पे, तो उस पे आगालेगा द्वीप को क्या कीजिए? मार्क कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं पढ़ाऊं, आप क्या करोगे? अपने सामने पीडीएफ को रखिए। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रहा, पीडीएफ को रखिए, पेंसिल रखिए, वहां पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ पे ही लिख लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पीडीएफ पे ही लिख लेते, किताब पे ही लिख लेते, कॉपी में नोट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आगालेगा द्वीप। आप देखेंगे, आगालेगा द्वीप दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न बनेंगे, किस देश में है?
तो मॉरिशस में है। कहाँ पे है? बोलते रहिए, मॉरिशस में, ठीक है। और पूछेंगे और कहाँ पे है, तो दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में, दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरिशस में एक छोटा सा द्वीप है। तो यहाँ पे किनके द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो मोदी जी के द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। परियोजनाओं में एक हवाई पट्टी और एक घाट भी शामिल है, ठीक है। मॉरिशस भारत की जन औषधि सेवा में शामिल होने वाला पहला देश है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बताइए पहला देश कौन है जो भारत की जन औषधि सेवा में शामिल हुआ है, तो वो देश कौन है, तो वो देश मॉरिशस है। कौन है वो देश, तो वो देश कौन है, मॉरिशस है। तो चलिए आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस मॉरिशस का कौन सा छोटा द्वीप है जहां पे मोदी जी जाकर वहां पे कुछ परियोजनाओं की नींव रखी है? द्वीप का नाम बताइए। आगालेगा। आगालेगा द्वीप, ठीक है, ध्यान रखिए, आगालेगा द्वीप याद रखना आपको, ठीक है। अब चलते हैं, यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नए जियो पार्क जोड़ने का समर्थन किया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कितने नए जियो पार्क जोड़ने का समर्थन किया यूनेस्को के द्वारा? ठीक है, 18 जियो पार्क, ठीक है। कितने नए जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किए गए हैं, तो जियो पार्क नेटवर्क में कितने जियो पार्क जोड़ने का समर्थन किया गया? 18। कितने हैं? 18, ध्यान रखिए 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप आवाज कट रही है क्या? नहीं महोदय। ठीक है, चलिए, तो 18 आपको ध्यान में रखना है। जियो पार्क की संख्या, ये 18 नए जियो पार्क जुड़ने के बाद, ठीक है, अब जियो पार्क की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, तो अब जियो 213। पार्क की संख्या बढ़कर 213 हो गई। कितनी हो गई? अब जियो पार्क की संख्या बढ़कर 213 हो गई, ठीक है। कितने देशों में फैले हुए जियो पार्क? 18 देश में फैले, 48 देश में फैले हुए, ठीक है। भारत में जियो पार्क की संख्या कितनी है? एक भी नहीं। ठीक है, तो भारत में जियो पार्क की संख्या एक भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, से बताइए, ठीक है, जियो पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व में जियो पार्कों की संख्या, ठीक है, 18 नए जियो पार्क जुड़ने के बाद कुल संख्या की बात करेंगे तो कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई, तो ध्यान में रखना है कितनी हो गई, तो 213 हो गई, ठीक है। कितने देशों में जियो पार्क फैले हुए हैं? 48 देशों में जियो पार्क फैले हुए। नए जियो पार्क की कितनी नए जियो पार्क कितने जुड़े गए, तो 18 आपको नए जियो पार्क जुड़े गए। अब कुछ प्रमुख जियो पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी की भूमि पोलैंड, पैलियोजोइक और सेनोजोइक ज्वालामुखी के विशेष अवशेष को शामिल किया गया है, ठीक है, पोलैंड से, ठीक है। इम्पैक्ट क्रेटर झील फिनलैंड में पड़ता है। यूरोप की सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्रेटर झील 78 मिलियन वर्ष पहले एक उल्कापिंड की टक्कर से बनी थी, ठीक है। भारत में भी एक झील है जो कि उल्कापिंड से बना हुआ है। कौन सा झील है? क्या मूल्य हम जाओ। लोनार झील। कौन सा झील? लोनार। लोनार लोनार लेक लोनार झील इज द राइट आंसर, ठीक है। लोनार कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। उल्कापिंड से इसका निर्माण हुआ लोनार का, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट क्रेटर की, माइक कहाँ से इको हो रहा है? रीमा जी आपकी माइक बंद रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इम्पैक्ट क्रेटर झील 78 मिलियन वर्ष पहले एक उल्कापिंड के टक्कर से बनी थी जो कि फिनलैंड में है। ये जियो पार्क में शामिल है। विलुप्त ज्वालामुखी की भूमि की बात करें पोलैंड में, ये भी आपका जियो पार्क में शामिल है, ठीक है। उबेरावा, उबेरेवा कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील, ठीक है। इसकी टैगलाइन दिग्गजों की भूमि। उबेरेवा का मतलब क्या होता है? दिग्गजों की भूमि होता है। इसकी समृद्ध पूरा कालीन विरासत को दर्शाती है, तो ये भी आपका शामिल है, ठीक है, जियो पार्क में। तो कुछ प्रमुख है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, लेकिन मुख्यतः जो है सबसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने नए जियो पार्क को शामिल किया गया? 18 को शामिल किया गया है। ये जियो पार्क के बारे में हम लोग जानते हैं। जियो पार्क कहाँ? 48 देशों में आपको देखने को मिलेगी। और टोटल संख्या जो है इनकी 213 हो गई। कितनी हो गई है? 213 हो गई, ठीक है। अब आते हैं यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं कैसे काम करता है, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो जियो पार्क अवधारणा 1990 के दशक के मध्य में सामने आई, ठीक है। यूजीजीपी का गठन की बात करेंगे 2015 में हुआ था। अवधारणा 1990 में आई थी, लेकिन गठन कब हुआ? तो 2015 में इसका गठन हुआ, ठीक है। यूजीपी एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र जहां पर अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के परिदृश्य को संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नहीं भी ध्यान में रखना हो तो ध्यान में यूजी बात करेंगे। यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क की स्थापना कब हुआ? बता दीजिए एक बार और भी। जियो पार्क की स्थापना कब हुआ? ठीक है, तो 2015 में जियो पार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, संख्या कितनी है? 213 है। कितने देशों में? 48 देशों में। नवीन कितने हैं? तो नवीन 18 जोड़े गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की पहल, ठीक है। शांति सैनिक, ठीक है, अभी एक चर्चा में था शांति सैनिक वाला, क्या होता है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। शांति सैनिक या उसको पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीस कीपिंग फोर्स। अब पीस कीपिंग फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले। देखिए,
संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन जब कोई भी राष्ट्र जब संयुक्त राष्ट्र संघ से मदद लेने जाता है तो जो उसके सदस्य राष्ट्र होते हैं वही उनको मतलब क्या कहते हैं सेना उपलब्ध करवाता है, जिसको बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं। भारत की सेना ऑलरेडी 87-88 में श्रीलंका में गई थी, जहां पे लिट्टे और मतलब वहां पे सिंहली समुदाय के बीच जो गृह युद्ध की समस्या जो थी उसको सॉल्व करने के लिए सरकार और लिट्टे के बीच में मुख्यतः थी, तो पीस कीपिंग फोर्स जाता था। लेकिन अभी शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम हो रही थी, मतलब अपराध भी बढ़ रहा था, किसी देश में गए पीस कायम करने और बाद में उनकी हत्या कर देगी, चाहे कुछ भी ऐसा हुआ तो उनके लेकर मतलब एक रोकथाम के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की पहल शुरू की गई है। ठीक है, लेकिन भारत के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया एक डेटाबेस लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट के खिलाफ, ठीक है, अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 2022 में जीओएफ की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत 2022 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? किसने किया था? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत किसने किया था? तो भारत ने किया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्र में शांति बनाए रखने फिर रोकथाम करने के लिए नियोजित किया जाता है। हालांकि उन्हें कभी कभी तैनात क्षेत्र में हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, तो जाते शांति बनाने के लिए कि जिस क्षेत्र में ये क्या होता है, जिस क्षेत्र में ये तैनात होते हैं वहां पे कभी कभी अहिंसा भी आपको देखने को मिलती है। जैसे श्रीलंका का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण, ये लोग गए थे पीस कायम करने, लेकिन वहां पे खुद ही मतलब क्या हो गया, युद्ध में मतलब क्या हो गया, फंस गए। ठीक है, इनको क्या करें, इन बलों का ब्लू हेलमेट कहते हैं। पीस कीपिंग फोर्स को क्या बोला जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको ले। पीस कीपिंग फोर्स को क्या बोला जाता है? ब्लू हेलमेट कहा जाता है, क्योंकि नीले रंग के हेलमेट से सुसज्जित होते हैं। कौन सा हेलमेट पहने हुए रहते हैं? नीले रंग के हेलमेट पहने रहते हैं, जिनसे इनके ऊपर किसी प्रकार के हमला वगैरह ना हो, क्योंकि दोनों गुटों के बीच में जिसकी जो भी दो गुटों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है वहां पे जाके मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर को शांति स्थापना करना इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो पीस कीपिंग फोर्स को ब्लू हेलमेट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई साहब? इन्होंने ब्लू हेलमेट पहन रखी होती है। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के सप्ताह संयुक्त राष्ट्र संघ में 2022 में किया गया, और किसके प्रयत्नों से किया गया? तो भारत के प्रयत्नों से किया गया। ठीक है, रूस में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर आतंकवादी हमला हो गया। ठीक है, और इस समय का, ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा यह आतंकवादी हमला था। इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS की कॉन्सर्ट स्थल पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस्लामिक स्टेट खुरासान 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरे इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह का एक सहयोगी है। इसका नाम आज के ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले एक ऐतिहासिक क्षेत्र के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे, इससे रूस में मॉस्को के किस जगह पे हमला हुआ है? तो क्रोकस सिटी पे। क्या पे हमला हुआ है? क्रोकस सिटी पे हमला। एक कंसर्ट चल रहा था जहां पे मतलब क्या होता है, आतंकवादी हमला होता है जिसमें काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, और ये हमला करने की जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट खुरासान के द्वारा लिया गया है। खुरासान कहाँ पे है? ठीक है, खुरासान अभियान भी हुआ था ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सा को आप जोड़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा खुरासान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत? आप चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। नेपाल में श्री ज्येष्ठ वन, ठीक है, महाविहार का उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? श्री ज्येष्ठ वन महाविहार का उद्घाटन कहां पे किया गया? नेपाल में। नेपाल के ललितपुर में श्री ज्येष्ठ वन महाविहार का उद्घाटन किया गया। भारत के साथ नेपाल की विकास सरदारी को मतलब क्या करता है? ये दर्शाता है। ठीक है, नेपाल सरकार ने शहरी विकास मंत्री धन बहादुर बुद्ध और नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव, कौन है नेपाल में भारत के राजदूत? नवीन श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से श्री ज्येष्ठ वन महाविहार ललितपुर की नई इमारत का मतलब क्या क्या उद्घाटन किया। इसे नेपाल की सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में भारत सरकार के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण अनुदान के लिए बनाया गया था। ठीक है, भारत सरकार नेपाल के 7 जिलों में 28 सांस्कृतिक विरासत स्थलों का संरक्षण करने के लिए भी क्या है? प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। तो बताना है आपको, नेपाल में श्री ज्येष्ठ वन महाविहार का उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको देखना है, जो भारत के सहयोग से किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI पर पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ठीक है, यह प्रस्ताव सभी देशों को शक्तिशाली नई प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने, मानवाधिकारों का सम्मान करने और सुरक्षित भरोसेमंद बनाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को वैश्विक समर्थन देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और 123 देशों द्वारा स्वप्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसका मतलब है
कि प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा, मतलब किस संस्था के द्वारा एआई पे पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दे दिया गया। और लगभग अगर बात करेंगे तो इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों ने लगभग अपना समर्थन दिया है। ऑकस काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, ऑकस ऑकस काफी चर्चा में रहता है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑकस की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू देखिए ए फॉर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, यूके का मतलब ब्रिटेन होगा, और यूएसए का मतलब क्या हो जाएगा, यूएस हो जाए, ऑकस। ठीक है, 3 देश इसमें शामिल है ऑकस में। कौन कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है। ने ऑस्ट्रेलिया की एसएसएन ऑकस पनडुब्बों के निर्माण के लिए समझौता किया है। नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सबमरीन कारपोरेशन और यूके स्थित ब्रिटिश रक्षा फर्म रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के लिए, ठीक है, एसएसएन ऑकस पनडुब्बों का निर्माण करेगी। कौन करेगी, पनडुब्बी का निर्माण कौन करेगी, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सबमरीन कारपोरेशन और यूके स्थित ब्रिटिश रक्षा फर्म रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के लिए, ठीक है, पनडुब्बी का निर्माण करेगी। ठीक है, एसएसएन ऑकस खुफिया जानकारी, निगरानी, समुद्र के अंदर युद्ध और स्ट्राइक मिशन के लिए सुसज्जित होगा। ठीक है, एसएसएन ऑकस की बात करेंगे, खुफिया जानकारी उपलब्ध करा सकता है, निगरानी में टोही में काम आएगा, समुद्र के अंदर युद्ध, ठीक है, स्ट्राइक मिशन से सुसज्जित होगा, और ऑकस भागीदार के बीच अधिकतम अंतर संचालीय प्रदान करेगा। अब बात करेंगे ऑकस की, बात करें ऑकस एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी, सदस्य कौन कौन है ऑकस में, कौन कौन सा देश इसमें ऑकस में सदस्य है, क्या बताएंगे, बोलिए ऑकस में सदस्य कौन कौन है, अभी बताया ना, ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएसए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए ऑकस में सदस्य है, त्रिपक्षीय है, जिसके एक मजबूत, अधिक लचीला त्रिपक्षीय पनडुब्बी औद्योगिक आधार बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये तीनों देश में पनडुब्बी उत्पादन और रख रखाव का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये तीनों देश की बात करेंगे तो पनडुब्बी उत्पादन और रख रखाव का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। वर्षा जल संचयन और प्रबंधन पर क्षेत्रीय सम्मेलन नेपाल में हुआ। वर्षा जल संचयन और प्रबंधन पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ, तो क्या बताएंगे, नेपाल में हुआ। नेपाल में कहां पे संपन्न हुआ, नेपाल के कहां पे, काठमांडू, तो नेपाल के काठमांडू में हुआ। ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य बढ़ते हुए जल संकट और अत्यधिक वर्षा से होने वाले नुकसान का मतलब क्या करना है, समाधान करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वर्षा जल संचयन और प्रबंधन पर क्षेत्रीय सम्मेलन की बात करें, नेपाल के किस स्थान पे, काठमांडू पे हुआ। ठीक है, माइक किनका को हो रहा है, ठीक है, नेपाल में कहा, तो नेपाल में काठमांडू पे। ठीक है, अब आते हैं भारत सिंगापुर के बीच कानून विवाद समाधान पे समझौता हो गया है। तो कानून विवाद समझौता पे, समाधान पे समझौता किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच। ये समझौता वाणिज्यिक विवाद समाधान जैसे साझा हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में सहयोग को और बढ़ाएगा। और सिंगापुर के बारे में जान लीजिए, सिंगापुर हमारा एफडीआई का सबसे बड़ा, मतलब एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आता है, तो सिंगापुर से आता है। ये प्रथम सर्वोत्तम प्रथाओं को सजा करने पर ध्यान देने के साथ कानून और विवाद समाधान के सहयोग से गहरा, ठीक है, सहयोग को गहरा करने के लिए सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर के बीच कानून का विवाद पे समाधान समझौता हो गया। अमेरिका में लग सकता है टिकटॉक पे प्रतिबंध, एक्चुअली में लग नहीं सकता, अमेरिकन सरकार ने टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, वहां पे प्रतिनिधि सभा की बात करेंगे तो वहां पे टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाने का जो ऐतिहासिक विधेयक जो था वो पास हो चुका है। ठीक है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया जो टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा सकती है, और विधेयक पास भी हो गई। ठीक है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया जो अमेरिका में टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा सकता है जब तक कि ऐप अपनी चीनी मूल के बाइट से अलग नहीं होती। ठीक है, ये अमेरिकी मूल की कंपनी है, ये क्या नाम है इसका, टिकटॉक। किससे संबंधित है, बाइट डांस से। पेरेंट कंपनी कौन है टिकटॉक की, बाइट डांस। बाइट डांस जो चीनी कंपनी है, और इन पे आरोप है भाई साहब अमेरिकी जनता का डाटा को क्या करती है, शेयर करती है। भारत ऑलरेडी टिकटॉक पे प्रतिबंध पहले ही लगा चुका था, अमेरिका भी टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और टिकटॉक का पेरेंट कंपनी की बात करेंगे तो बाइट डांस है जो टिकटॉक का क्या है, पेरेंट कंपनी है। तो अभी तो पेश हुआ नहीं, इसमें पेश हुआ, लेकिन कल परसों का न्यूज में आया था जो कि प्रतिबंध लग चुका है। प्रतिनिधि सभा ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं,
जो कि वहां का मतलब क्या होता है, लोअर हाउस होता है, ठीक है। अमेरिका के 2 हाउसेस है, इसको बोलते हैं वहां पे संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस के 2 हाउसेस होते हैं। अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, जहां से सीनेटर आते हैं, संख्या 100 होती है। और लोअर हाउस को क्या, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि सभा, ठीक है। तो वहां से पास हो चुका है। बिल का समर्थन करने वाले सांसदों ने तर्क दिया कि टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि चीनी सरकार बाइट डांस के खिलाफ अपने खुफिया कानूनों का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे उसे अमेरिकी ऐप उपयोगकर्ताओं का डाटा सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 11 अफ्रीकी देशों ने स्वास्थ्य मंत्रियों का याउंड घोषणा हुआ है, ठीक है। ये किसी का कैपिटल है, नहीं ये याउंड, याउंडे कैमरून की कैपिटल है क्या ये, इसी की कैपिटल है ये, ठीक है। तो यस सर, अफ्रीकी कैमरून देशों का। का मतलब स्वास्थ्य, अच्छा कैमरून का, ठीक है। ये अफ्रीकी देशों का मतलब स्वास्थ्य मंत्रियों का जो बैठक जो हुआ है 11 अफ्रीकी देशों का, कहां पे हुआ है, याउंडे में हुआ है, ठीक है। 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक ने मलेरिया से होने वाली मौतों को, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने में अपनी प्रतिबद्धता के तहत याउंडे घोषणा किया है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ, कैमरून की राजधानी याउंडे में अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया। 3 तरह के प्रश्न बनेंगे इससे। सबसे पहले बनेगा, अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई, कहां पे हुई है, याउंडे में हुई है। इसमें कितने अफ्रीकी देश शामिल थे, 11 अफ्रीकी देश शामिल थे। और किस मैटर पे बातें हुई, तो ध्यान में रखना, मलेरिया को लेकर, ठीक है। मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। विशेष रूप से उपलब्ध उपकरणों और प्रणालियों को देखते हुए 2019 और 2022 के बीच वैश्विक मलेरिया के मामले में 233 मिलियन से बढ़कर 249 मिलियन हो गया। डाटा को स्किप कीजिए, कोई जरूरत नहीं इसको याद रखना। इस अवधि के दौरान अफ्रीका में 218 मिलियन से 233 मिलियन मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसे मलेरिया संकट के रूप में चिन्हित किया गया। 11 देशों की बात करेंगे, सभी ने, अफ्रीकन देशों ने इसे मलेरिया संकट के रूप में क्या किया है, चिन्हित किया है। समझे। अफ्रीकन यूनियन में देशों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द अफ्रीकन यूनियन, कितने कंट्री अफ्रीकन यूनियन में, ठीक है, नहीं पता है, 55 देश है, ठीक है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितने देश है, तो 54 देश है, ठीक है, 54 है, ठीक है। सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने वाले 11 अफ्रीकी देशों को मलेरिया संक्रमण और मौतों का सबसे अधिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहां पे हुआ, याउंडे बैठक हुआ, जो कि कैमरून की राजधानी है। मलेरिया को लेकर बातें हुई। चीन ने टोंकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय आधार रेखा घोषित कर दिया है, ठीक है। मतलब इसकी साम्राज्यवादी नीति जो है कम नहीं हो रहा है, ठीक है। चीन ने टोंकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय आधार रेखा घोषित की है। इसने मौजूदा समझौते और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा करती है। आधार रेखा समुद्री क्षेत्राधिकार के दावों को स्थापित करता है। ऐसा नहीं से केवल लैंड बाउंड्री ही होता है, समुद्र के अंतर्गत भी मतलब क्या होता है, विभिन्न देशों का हिस्सा होता है, ठीक है। पहले तो देश का हिस्सा होता है, उसके बाद बात करेंगे तो बीच बाद में बहुत सारा हिस्सा जो होता है, जो किसी का नहीं होता, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मानवीय हित के लिए उसका भी प्रयोग किया जाता है, इंटरनेशनल का, ठीक है। वहां पे अगर कोई किसी प्रकार का कोई घटना वगैरह होता है, तो कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल बाउंड्री में किसी भी देश का नागरिक नहीं होता है, ठीक है। इसने मौजूदा समझौता क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा कर दी है। आधार रेखा समुद्री क्षेत्राधिकार के दावों को स्थापित करती है और राष्ट्रीय भूमि क्षेत्र की सबसे बाहरी सीमा को दर्शाती है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय भूमि क्षेत्र का जो बाहरी सीमा है, ठीक है, मतलब जहां पे मतलब क्या, मान लीजिए चीन की सीमा, यहाँ के चीन की लैंड बाउंड्री यहाँ पे समाप्त हो रही है, ठीक है। और यहाँ से समुद्र वाला भूमि चला, तो मान लीजिए एक निश्चित सीमा पे जाके चीन की समुद्री बाउंड्री भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब बीच में जो एरिया जो रहेगा, ये सब जो एरिया जो समझ लीजिए, सिर्फ क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री, किसी का नहीं है। अब चीन क्या कर रहा है ना, चीन अपने भूमि से आगे निकल कर, मतलब यहाँ तक उसका जो 200 किलोमीटर तक आई थिंक क्षेत्र होता है, 200 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू हो जाता है। ये इससे भी आगे आ जा रहा है मछली पकड़ने के लिए, इन सब जगहों पर भी क्लेम कर रहा है मेरा है मेरा है, ठीक है। अगर बात करें इंडो चाइना की बात करेंगे, इंडो चाइना बोलते क्या बोलते उसको, इंडो पैसिफिक की बात करेंगे, तो पूरा उस पर वो क्लेम करता है, ठीक है। इंडो पैसिफिक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चाइना के नाम से कौन सा, दक्षिणी चीन सागर, क्या बोलते हैं, कौन सा है उसको जिसको पूरा वो क्लेम करता है, साउथ चाइना से बोलते हैं तुम। हाँ, तो उसे दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे पड़ेगा ये जगह, वियतनाम के साथ इसका मतभेद हुआ है, दक्षिणी चीन सागर में ही है। अब देखेंगे, राष्ट्रीय भूमि क्षेत्र की सबसे बाहरी सीमा को दर्शाती है। टोंकिन की खाड़ी दक्षिणी चीन सागर और
दक्षिणी चीन सागर चीन और वियतनाम के बीच समुद्री सीमांकन के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये आप नोट कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स की कॉपी, जो आज का जो कॉपी आपने बनाया होगा, मैं बोलता हूँ ना हमेशा आप प्रतिदिन का एक कॉपी बनाइए, ठीक है। प्रतिदिन का कॉपी बनाइए, जैसे आज कितनी तारीख है, जो भी 6 है 7 है, उस तारीख के हिसाब से 2 से 3 पेज उसके लिए निर्धारित कीजिए, और उस दिन का क्लास का जो इंपॉर्टेंट बात होता है वो कॉपी में लिख लिए, ठीक है। और फिर कल क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है, जब भी आपको समय मिले दिन में उसको एक बार कॉपी को क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इट्स बेटर फॉर यू। अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा, तो आप क्या करो, इस पीडीएफ निकलवा लो इसका, ठीक है। वहां पे भी आप शॉर्ट में उसको अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे मैंने कैसे इसको अंडरलाइन किया। अभी टोंकिन की खाड़ी क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप यहाँ के एक और भी विवाद है, 9 डैश लाइन विवाद जो है, दक्षिणी चीन सागर में 9 डैश विवाद जो है चीन से ही संबंधित है। 9 डैश लाइन कहते हैं उसको, ठीक है। उसी तरह दक्षिणी चीन सागर में चीन और वियतनाम के बीच टोंकिन की खाड़ी जो है, ये विवाद निकल कर आया है। ये किसके किसके बीच में, दक्षिणी चीन सागर चीन और वियतनाम के बीच समुद्री सीमांकन के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2004 में सीमाओं का रेखांकित करने वाले समझौते के बावजूद अस्पष्टता के कारण समुद्री विवाद कायम रहे, जिसके कारण चीन ने नए सिरे से सीमांकन करना मतलब क्या किया, प्रारंभ कर दिया है। अगर चीन समझौते पर दोबारा बातचीत पर जोर देता तो वियतनाम के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। स्वीडन की बात करेंगे, आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां देश बन गया है। तो आप हमें ये बताओ, नाटो का 31वां देश कौन था? नाटो का फिनलैंड 31वां देश कौन है? नाटो का 31वां देश फिनलैंड है, ठीक है। तो 32वां देश जो आपका कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। वाशिंगटन में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां देश बन गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी देश अगर नाटो में अगर शामिल करना चाहता है, तो जितने भी देश पहले से हैं, ठीक है, जितने भी देश पहले, सबकी सहमति होनी चाहिए, ध्यान में रखना है। स्वीडन ने फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध के बाद सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, ठीक है। क्योंकि भाई स्वीडन जो था बेचारा बहुत दिन से न्यूट्रल रहा था, लेकिन उसका पड़ोसी का जो स्थिति हुआ उसके बाद वो डरा डरा महसूस करने के बाद बोला सो भाई साहब हमको भी नाटो में शामिल कर लो, ठीक है। इसका इसका मामला अटकाया हुआ था तुर्की ने। हाँ, उसने जब तुर्की अप्रूव किया परमिशन नहीं दे रहा। तुर्की ने बहुत सारे का मामला रोक के रखा था, फिनलैंड का भी तुर्की ही अटकाया था, स्वीडन का भी तुर्की ही अटकाया था, ठीक है। तुर्की क्या करता है, मामला को अटका देता है सबका। फिनलैंड का भी अटकाया था बहुत दिन तक। अब नाटो की बात करें, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है नाटो का? मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में आपको मिलेगा। जब नाटो का गठन हुआ 1949 में, ठीक है, तो पश्चिमी देशों के द्वारा इसका गठन किया गया। मुख्य रूप से 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों के द्वारा किया गया। शुरुआती तौर पर नाटो में मतलब, ठीक है, सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? ठीक है, 12 थी, ठीक है। कोल्ड वॉर अपने चरम पे था उस समय किया गया, क्योंकि साम्यवादी राज्यों का मतलब एक गुट जो था, जो कि रूस में शामिल हो रहा था, तो इन्होंने भी अपना, ठीक है, पूंजीवादी राज्यों का एक गुट बना लिया, क्योंकि कोल्ड वॉर अपने चरम पे था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। साम्यवादी राज्यों का समूह। और इसने क्या बनाया था? रूस ने क्या बनाया था? वर्षा करके था पोलैंड में। वार्सा पैक्ट बनाया था। क्या बनाया था? रूस ने भी बनाया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। और इसका तो नाटो था, सीटो था, जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे नाटो सीटो बहुत जगह पे अलग अलग भी बना था, जो कि एक तरह का गुट ही था। हालांकि सब तो टूट गया, लेकिन नाटो अभी भी है। साम्यवादी राज्य का एक समूह जिसमें रूस भी शामिल था, के विस्तार को रोकना था, ठीक है। सदस्य इस बात पर सहमत है कि यदि उनसे भी किसी एक पर हमला किया जाता तो दूसरे की उसकी रक्षा में मदद करनी चाहिए, ठीक है। किसी भी राष्ट्र पे अगर, नाटो नेशन पे अगर हमला होता है, ठीक है, तो सारे राष्ट्र मतलब क्या करेंगे, वो मिलकर पीटेंगे। इसके लिए नाटो के एक आर्टिकल से इसको बोलते हैं धारा 5, ठीक है। धारा 5 की बात करेंगे, धारा 5, ठीक है। धारा 5 क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। भारत को भी इस तरह की एक समस्या झेलनी पड़ी थी। कब झेलनी पड़ी थी पता है आपको? भारत को समस्या झेलने पड़ी थी तब जब पुर्तगाल को खाली करवाने गए थे तब, क्योंकि पुर्तगाल पे हम लोग सैनिक कार्रवाई अगर करते बहुत ही स्ट्रिक्टली, तब पुर्तगाल नाटो का सदस्य था, ठीक है। तो ये दिक्कत हमको वहां पे झेल गई थी। नाटो वाला समस्या हमारे साथ भी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि 1916 में जब पुर्तगाल पे जब हम लोग सैनिक कार्रवाई किया, सॉरी, हाँ, तो पुर्तगाल पे हम लोग डायरेक्ट थोड़ी ना हमला करेंगे, गोवा पे ही था ना उसका शासन,
ठीक है। तो पुर्तगाल जो था गोवा का दूसरे तरीके से लीड करता था, उसका अभिन्न अंग मानता था। गोवा के लोगों का वोटिंग राइट दे रखा था, ठीक है। मतलब गोवा के लोग जो थे पुर्तगाली संसद में अगर शामिल होना चाहे तो वो भी हो सकते थे, और दूसरे तरह का था, ठीक है। तो बड़ा विवाद हुआ था, यूएन में भी मामला मामला गया था। हालांकि चीजें सॉल्व हो गए अच्छे तरीके से। पनामा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य बन गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां मतलब सदस्य बन गया है, ठीक है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय अपने यहाँ बिल्कुल कहाँ पे होगा। पड़ता है? हाँ, गुरुग्राम में। गुड़गांव में पड़ता है, ठीक है। गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक हाँ, है। गुरुग्राम हरियाणा में बनता है। अजय कुमार माथुर इनके हेड थे। 57वां सदस्य बात करें अनुमोदन करने वाला बन गया है। टोटल सदस्यों की संख्या की बात नहीं कर रहा, टोटल सदस्यों की संख्या मोर देन 100 ऐसा है, ठीक है। लेकिन 57वां सदस्य जो बना अनुमोदन करने वाला कौन बना? पनामा बन गया है, ठीक है। अब इसमें कितना 119 सदस्य आई थिंक, ठीक है। उल्लेखनीय रूप से पनामा शामिल होने के बाद कुछ ही दिन पहले माल्टा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में प्रवेश करने वाले 119वें देश के रूप में स्वागत किया, ठीक है। तो नवीनतम देश कौन सा है? कौन सा नवीनतम देश? माल्टा है, ठीक है। माल्टा कितने नंबर का देश है? 119 नंबर का देश है, ठीक है। यूएसए कितने नंबर का है? 100 है कि 101 है? 101। ठीक है, यूएसए 101 का है ना, ठीक है। और माल्टा की बात करें 119 का। नवीनतम देश कौन हो जाएगा? माल्टा हो जाएगा। भारत और फ्रांस के सहयोग से गठित आईएसए का लक्ष्य सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए दुनिया भर में प्रयास रहेगा, ठीक है। तो किसके द्वारा इसकी मतलब स्थापना किया गया? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ है, ठीक है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ पे, मतलब कब और कैसे इसकी स्थापना हुआ? इसका स्थापना होता है 30 नवंबर 2015 को। कब होता है? 30 नवंबर 2015 को होता है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा में आपको क्या मिलेगा? मुख्यालय मिलेगा, ठीक है। यह ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का संगठन है। कितने सदस्य देश है इसमें? 121 देश है। नवमतम सदस्य कौन सा है? तो माल्टा, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्रांस की बात करेंगे तो गर्भपात को, ठीक है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया गया फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस एकमात्र देश बन गया जिसने स्पष्ट रूप से गर्भपात को संवैधानिक अधिकार की गारंटी दी है। यह अमेरिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं से गर्भपात का अधिकार छीनने के विवादास्पद फैसले के बाद आया है, ठीक है। मतलब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, महिलाओं से गर्भपात का मतलब अधिकार छीन लिया था, ठीक है। ध्यान रखिए, फ्रांस ने दे दिया है। अब गर्भपात के पक्ष में तर्क क्या है, ठीक है, इसके फेवर में तर्क क्या है, ठीक है। एक महिला की स्वतंत्रता और शारीरिक अखंडता को बनाए रखने गर्भपात का अधिकार क्या है? आवश्यक है, ठीक है। गर्भपात से इनकार करना महिलाओं के स्वास्थ्य स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की भी चुनौती है, ठीक है। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवर को विशिष्ट रूप से निर्धारित स्थिति में गर्भपात करने की अनुमति देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या रीजन है, तो कौन सा एक्ट काम करता है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971, ठीक है, लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को विशिष्ट रूप से निर्धारित स्थिति में गर्भपात करने का अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ महीना का टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अगर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो तो 3 से 4 डॉक्टर का जो एक खंडपीठ बैठता है उसके बाद निर्णय को लिया जाता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत मतलब उसमें कुछ है, टाइम पीरियड है, उसके बाद मतलब डॉक्टर का एक कमीशन बैठता है 3 से 4 डॉक्टर का, उसके बाद निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो भारत में जो एक जो काम 24 करता है ना, क्या है? 24 वीक्स के बाद अगर होता है तो हाँ उसमें ठीक है, वो उसमें तीन तीन या 4 डॉक्टर का कमिटी है, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे सो क्या मतलब करना चाहिए, शायद 24 वीक्स के बाद हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक जो है 1971 का है, ठीक है। ध्यान, जब भी अधिनियम लग गया समझिए इसे संसद के द्वारा उस कानून को मतलब संसद के द्वारा उस कानून को पारित किया गया, उसको शक्ति वहीं से मिलती है, ठीक है। मतलब मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब देखिए मालदीव ने चीन से सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो मालदीव जो है से थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है आजकल, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद म्यूजी की सरकार है। मालदीव ने चीन के साथ सैन्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो भारत से दूर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, ठीक है। मालदीव हमसे दूर हो रहा है। नई दिल्ली के साथ संबंध अब तनावपूर्ण हो गए। अब माले ने भारतीय नौसैनिकों के द्वीप समूह छोड़ने का आदेश दिया था। माले उसकी राजधानी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत और मालदीव के बीच ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंध रहे, जो पिछले साल के चुनाव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जू के इंडिया आउट मंच, ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन उसने चलाया था। उसके बाद मतलब सत्ता में आने के बाद मतलब स्थिति क्या हो गया? खराब हो गया, ठीक है। ये द्वीप की बात करें जो प्रमुख रूप से, ठीक है, पश्चिमी शिपिंग मार्गों के आधे रास्ते में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में है। भारत द्वारा लंबे समय से हिंद महासागर अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कहाँ? इंडियन ओशन में आपको मिलेगा, आपको मालदीव मिलेगा, ठीक है, छोटा सा द्वीप में।
चलिए समझ गए। तो यहाँ पे इसने चीन के साथ अपने क्या किए, तो इसने शानय समझौते किए। कितना क्वेश्चन इसमें इंटरनेशनल में, क्वेश्चन कितना है इसमें, 30 कितना, 33 29 29। खत्म करवा देता हूँ, ठीक है। सातवें गैस निर्यातक देश मंच की बात करें, सिक्के सलाह में अल्जीरिया इस घोषणा को अपनाने का संपन्न किया, ठीक है। अल्जीरिया, अल्जीरिया देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में आपको पड़ेगा। अल्जीरिया इस घोषणा को अपनाने का संपन्न हुआ किसमें, सातवें गैस निर्यातक देश, ठीक है। शिखर सम्मेलन में अल्जीरिया इस घोषणा को अपनाने का संकल्प लिया गया, ठीक है। अब क्या होता है, एक सस्ती विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देना और अस्थायी प्राकृतिक, ठीक है, प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। अल्जीरिया अल्जीरिया घोषणा पत्र याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है, जीईसीएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, कतर दोहर में आपको मुख्यालय मिलेगा। क्या है कि अंतर सरकारी संगठन है जिसमें दुनिया के प्रमुख गैस निर्यातक देशों को मिलकर बना है, ठीक है। इसमें अल्जीरिया भी शामिल है, ठीक है। तो जीईएफ की बात करेंगे, इसमें क्या है, तो दुनिया का मतलब क्या, प्रमुख गैस निर्यातक देश है। सदस्य देश कौन कौन है, तो अल्जीरिया है, बोलिविया है, मिस्र है, ठीक है, इक्वेटोलिया, एक क्या नाम है, इक्वेटोलियम है, ठीक है, गिनी है, ईरान है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कतर है, रूस है, त्रिनाद है, यूएई है, वेनेजुएला है। भारत न तो इसका सदस्य है, न ही इसका पर्यवेक्षक है, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में भी इंडिया नहीं आता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिए। हाँ सर 13 सदस्य था ना इसका, तो इसे अंगोला बाहर आता है, इसी से ना आता है सर। अंगोला इससे बाहर नहीं आता, ओपेक से बाहर आता है ओपेक। अंगोला, ठीक है। प्राकृतिक गैस में पेट्रोलियम में आपको अंतर नहीं बुझाता है, ठीक है। चलिए ओपेक से बाहर आए। भारत की बात करेंगे तो जीईसीएफ का न तो मतलब जीईसीएफ का फुल फॉर्म एक बार तो ध्यान में रखिए इसको, क्या नाम है इसका, हिंदी क्या है इसका, ठीक है, गैस एक्सपोर्टिंग। गैस निर्यातक, ठीक है। गैस क्या होगा, एक्सपोर्ट, जो भी हो देख लीजिएगा फुल फॉर्म क्या, गैस निर्यातक देश का क्या है जीएफ का। हम हमेशा कहते हैं कोई आदमी एक आदमी इंग्लिश खोल के रखे, क्योंकि बहुत ही बकवास करता है, ठीक है। हाँ कंट्रीज फोरम। बिल्कुल, गैस एक्सपोर्ट कंट्री फोरम। फोरम। ठीक है। तो इसमें कितने, सातवें गैस निर्यातक देश मंच शिखर सम्मेलन अल्जीरिया घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा दोहा कतर में है। सदस्य देशों ने बता दिया, भारत न तो इसका सदस्य है, नहीं तो इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। दुनिया भर में गैस बाजारों की स्थिरता में सुधार लाने के लिए गैस उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में सार्थक संबंध के लिए तंत्र का भी निर्माण करता है, ठीक है। ओपेक नहीं है, ठीक है, ओपेक से अलग है, ठीक है। ओपेक की बात, ओपेक में कितने देश है, 12 देश हैं, ठीक है। ओपेक देश में बात करेंगे 12 गो देश है, इसमें से एक अलग आ गया है, इसका नाम है अंगोला, ठीक है। अंगोला जो है बाहर आ गया है, ठीक है। ध्यान, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वियना है, ठीक है। क्या नाम है उसका, वियना ही है ना, हाँ वियना ही है, हाँ ठीक बगदाद। ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट पेरू के, आगे कॉल कराइए, बाकी सब्जेक्ट भी रह जाएगा फिर। 11 क्वेश्चन भी है, करवा देता हूँ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट अभी भी करवा सकता हूँ। पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, ठीक है। गर्मी और भारी वर्षा के कारण डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि के कारण पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है। वहां पे मतलब क्या हुआ, गर्मी और भारी वर्षा के कारण डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि हुई। उसके बाद वहां पे हेल्थ इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। हेल्थ इमरजेंसी कब होता है, जब सिचुएशन स्वास्थ्य कारणों से अपने हाथ से निकल जाए तो उसको हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं। जैसे कोविड के समय में हेल्थ इमरजेंसी लगा गया था, हालांकि लॉकडाउन और हेल्थ इमरजेंसी डिफरेंट होता है, ठीक है। कोविड के समय शुरू में तो हेल्थ इमरजेंसी लगा, लेकिन बाद में लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो गई, ठीक है। हेल्थ इमरजेंसी लगने का मतलब ऐसा, मतलब स्वास्थ्य सेवा जो है, जो समझिए कि एकदम वो युद्ध स्तर पे मतलब क्या होगा, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। उच्च तापमान और बढ़ी हुई वर्षा सहित जलवायु परिस्थितियों ने मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन स्थल तैयार किया है। अल नीनो, ठीक है, अल नीनो, ठीक है, ने पेरू तट को गर्म कर दिया, जिससे मच्छरों के प्रसार के लिए अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियां बिगड़ गई। अल नीनो एक लालिनो होता है, ठीक है। अल नीनो जो होता है भारतीय मानसून पे निगेटिव प्रभाव डालता है, लालिनो भारतीय मानसून पे पॉजिटिव प्रभाव डालता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर एक बार फिर नीचे आ गई, ठीक है। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर एक बार फिर से नीचे गिर गई है। ये पहले ही दुनिया के सबसे कम है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर की बात करेंगे
तो बहुत कम है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे दक्षिण कोरिया महिला अपने जीवन के दौरान बच्चों को जन्म देने की उम्मीद की जाने वाली औसत संख्या कितना है, तो 2022 में 0.78 से घट के 0.72 हो गया। मतलब कहने का मतलब 100 महिला मिलकर मतलब मात्र 72 बच्चे का जन्म करेगी, समझ रहे हैं, इतनी मतलब एक भी नहीं है, मतलब प्रत्येक महिला पे मतलब संख्या की बात करेंगे तो एक भी नहीं है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में देश की प्रजनन दर में 8% की गिरावट आई थी। मौजूदा दरों के आधार पर देश में 51 मिलियन आबादी दो 2100 तक मतलब आधी हो सकती है। यह स्तर किसी देश की जनसंख्या के मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का आवश्यक है, ठीक है। ध्यान में कितने होने चाहिए, 2.1 होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए। अगर आपका जो पॉपुलेशन है अगर उसको बना के अगर आप रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 100 250 150 करोड़ है ना अप्रॉक्स, अगर उसको बना के अगर रखना है तो 2.1 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 50 लाख है, वो चाहता है कि उसकी जनसंख्या कंटिन्यूअस 50 लाख रहे ही, तो उसका मतलब कितना होना चाहिए, 2.1। ये क्वेश्चन पूछा गया 1 में, ठीक है, ठीक है, कितना होना चाहिए, 2.1 अगर उसका प्रजनन दर अगर रहेगा तो उसकी जनसंख्या 50 लाख से कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देख रहे कितनी है, मतलब यहाँ पे मात्र 0.72% है। ये 21, ये कब मतलब 2100 तक होते होते कि मतलब 80 साल के बाद, मतलब जो भी हो 76-77 साल के बाद सीधे आधी हो जाएगी इनकी जनसंख्या। चलिए, अफ्रीकी संघ ने अफ्रीका क्लब स्थापित किया है, ठीक है, अफ्रीकी संघ ने क्या किया है, तो अफ्रीका क्लब स्थापित किया है। अफ्रीकी संघ ने इथोपिया के अदीस अबाबा, इथोपिया की बात करेंगे, अदीस अबाबा क्या है, उसके कैपिटल है, इथोपिया के अदीस अबाबा में किसी के इंपोर्टेंट संघ का मुख्यालय, किसका मुख्यालय इथोपिया के अदीस अबाबा में, अफ्रीकन यूनियन का। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय की बात करें, इथोपिया का आपको कहां पे मिलेगा, अदीस अबाबा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अफ्रीकी संघ ने इथोपिया के अदीस अबाबा में 37वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी क्लब की स्थापना की। अफ्रीकी क्लब को अफ्रीकी क्लब को अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है। कितना तारीख है आज, 6 मई। अभी भी 6 ही है, 7 नहीं हुआ, 7 हो गया सर, 4 मिनट हो गया। ये बर्थडे है क्या सर? हाँ वही सोचा 20 कर देते। आपका है क्या सर? नहीं नहीं मेरा नहीं, भांजी का बर्थडे था। चलिए और दिन से हमको याद था, हम सोचे थे 20 करते रहे, भूल जाते हैं, इतना ना काम रहता है। आप देखेंगे अफ्रीकी क्लब को अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के गठबंधन के रूप में भी मतलब क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान में रखिए किसके द्वारा अफ्रीकी क्लब स्थापित किया गया, अफ्रीकी संघ के द्वारा। आपके लिए इंपोर्टेंट कहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अदीस अबाबा में, ठीक है, इथोपिया के अदीस अबाबा में अपने 37वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी क्लब की स्थापना की। अफ्रीकी क्लब को अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है। सब संघ का, भारत का बात करें, एशियाई का क्या है, दक्षिण है ना हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बैंक है हमारा वित्तीय संगठन के लिए, कौन सा बैंक बोलते हैं उसको, एडीबी। फिलीपींस मनीला में है, ठीक है, उसी तरह इनका भी है, ठीक है। अफ्रीकी क्लब को अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं का रूप में भी जानते हैं। जब वैश्विक वैश्विक और महाद्वीपीय वित्तीय वास्तुकला के कमियों को दूर करने के लिए अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का गठबंधन होगा, ठीक है। इसकी सदस्यता सभी अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के लिए मतलब खुली रहेगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कहाँ पे हुआ, अदीस अबाबा में हुआ है, जो कि अफ्रीका की राजधानी है, ठीक है, सॉरी किसका, इथोपिया की राजधानी है। यूरोपीय संसद ने प्रकृति पुनः स्थापना कानून अपनाया, ठीक है। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ की 20% भूमि और समुद्र को बहाल करने के लिए, ठीक है, प्रकृति पुनः स्थापना कानून को अपनाया। किसने, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ, यूरोपियन संसद या फिर यूरोपियन यूनियन कह लीजिए, उसका मुख्यालय कहाँ है, वही ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे, इसका नाम क्या, NRAL, ठीक है। सभी सदस्य देशों के खराब हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करेगा। यह यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति का एक प्रमुख तत्व है। यह यूरोपीय संघ में जलवायु और जैव विविधता उद्देश्यों को प्राप्त करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में भी मतलब क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट नहीं उतना स्किप करते हैं। यूएई में भारतीय कामगारों के लिए प्राकृतिक मृत्यु के कवरेज के साथ बीमा योजना शुरू हुआ है, ठीक है। तो यूएई में बहुत सारे भारतीय कामगार जाते हैं काम करने के लिए, उनकी प्राकृतिक मृत्यु के कवरेज के साथ बीमा योजना भी शुरू किया गया, ठीक है। बाहर से जो पैसा जो हमारे यहाँ जो आता है, चाहे यूएई से कोई पैसा भेज रहा है, सऊदी अरब से कोई पैसा भेज रहा है, कहीं जो पैसा को क्या बोलते हैं,
रेमिटेंसेस। बिल्कुल, रेमिटेंस। रेमिटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन है? इंडिया है, भारत। केरल मोस्ट। हाँ, भारत हो गया है। ठीक है, जो कि पहले कुछ दिन पहले तक चीन था, लेकिन अब भारत हो गया। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस की बात करेंगे तो केरल में आता है। ठीक है, तो किसी भी शुरू देश की इंडिया ही अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाँ, शुरू हाँ से बिल्कुल, पहले इंडिया ही। शुरू शुरू से नहीं इंडिया है, पहले चीन था। ठीक है, भारत भी हाल फिलहाल में हुआ है। ठीक है, शुरू से इंडिया नहीं है। ठीक है, यह क्रांतिकारी जीवन सुरक्षा योजना यूएई में लॉन्च की गई, जो कि विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों के, विशेष रूप से ब्लू कॉलर श्रमिक। ब्लू कॉलर में श्रमिक कौन होता है जानते हैं? ब्लू कॉलर श्रमिक, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर क्या होता है? जो स्किल्ड और ब्लू अनस्किल्ड कॉलर। होते हैं, कॉलर अनस्किल्ड। बताइए सही बेसिकली से। वर्कर्स होते हैं ना। ब्लू कलर मैन्युफैक्चरिंग से वेरी गुड। होते सेक्टर, हैं वेरी जिसमें गुड। काम करने के लिए देखिए, सेकेंडरीज ब्लू वाले। कॉलर में श्रमिक कम वर्ग आता है, संख्या। सिंपल सी बात है, श्रमिक आता है। ठीक है, क्या आएगा? श्रमिक वर्ग का जो काम जो होता है ब्लू कलर में आता है। ठीक है, जो कि शारीरिक रूप से, ठीक है, ठीक है, शारीरिक रूप से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, इसमें कौन है? अकुशल श्रमिक आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? अकुशल श्रमिक। ठीक है, जो कि क्या करेंगे? मेहनत, श्रम करेंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इनको पूछा हुआ वेज क्वेश्चन है। मिलता है। क्या? इनको वेज मिलता है और इनको हाँ, इनको वेज वेजेज मिलता है मिलता है, और इनको, हाँ बिल्कुल, उनको व्हाइट कलर मेहनता वाले को मिलता है। सैलरी ठीक है, मिलता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, 35 लाख, 3.5 मिलियन का कितना? 35 लाख, जिनमें से 65% ब्लू कॉलर श्रमिक हैं, जो कि विभिन्न चीजों में काम करते हैं। तेल के क्या बोलते हैं, तेल का जो मतलब कारखाना वगैरह होगा, उनमें काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के इन सब चीजों में काम करते, सबके सब ब्लू कॉलर श्रमिक में आते हैं। ठीक है, 65% उनकी संख्या, लगभग 3.5 मिलियन भारतीय यहाँ पर है, जो 35 लाख, जो कि बहुत सारे देश की उतनी जनसंख्या भी नहीं होती। ठीक है, समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी देने वाला थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे, भारत में समलैंगिक विवाह, ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? इलीगल है। ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था समलैंगिक विवाह नहीं कर सकते, बच्चे को गोद नहीं ले सकते, लेकिन समलैंगिक कपल्स अगर चाहे तो वो साथ रह सकते हैं, लेकिन विवाह करने और गोद लेने की अनुमति उनको नहीं है। ठीक है, लेकिन समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी देने वाला थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। ठीक है, ताइवान 2019 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना था। ठीक है, नेपाल भी बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन पहला एशियाई देश कौन था? ताइवान था। नेपाल नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। भारत की सर्वोच्च अदालत ने इससे संबंधित निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पर टाल दिया है। ठीक है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित निर्णय को संसद पे टाल दिया है। ठीक है, मतलब बोले संसद डिसाइड कर ले तो भाई वो क्या करना चाहता है। ठीक है, संसद ये तय करे। ठीक है, और संसद अगर तय करेगी तो कभी तो पास होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिबरल लॉ जो होता है संसद से नहीं पास होती है। ठीक है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की मतलब क्या है? उम्मीद भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा था, तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो समलैंगिक की बात करेंगे, ठीक है, तो वो विवाह को उन्होंने मंजूरी नहीं दिया था। ठीक है, और साथ में बोला था सो बच्चे को गोद वगैरह भी नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन वो चाहे तो साथ में रह सकते, लेकिन समलैंगिक विवाह सही है कि गलत है, इसके लिए संसद मतलब क्या करे? निर्णय ले। ठीक है, सऊदी अरब में राजनयिकों के लिए खुला पहला अल्कोहल स्टोर। ठीक है, अब देखेंगे सऊदी अरब के साथ बहुत बड़ा दिक्कत क्या है ना, वहां पे वाइन वगैरह, चाहे कोई भी इस्लामिक नेशन में ये सब थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कतर में जब वर्ल्ड कप होना था, तो सबसे बड़ा दिक्कत यही निकल के आया था, भाई कतर में इतना बड़ा वर्ल्ड कप करवा रहे हो, दुनिया के इतने सारे देश से लोग जाएंगे, तो क्या वाइन वगैरह का क्या सीजन रहेगा? तो कतर सरकार ने थोड़ा सा मतलब ढिलाई देते हुए वाइन वगैरह पीने का मतलब वो कर दिया था। ठीक है, लेकिन राजनयिक वगैरह जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, तो दिक्कत होती है उनको लिए। तो राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर को खोला गया। सऊदी अरब विशेष रूप से राजनयिकों के लिए अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। ये महत्वपूर्ण विकास शराब के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के तौर पर प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, दिक्कत क्या आता है? आप किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में जाएंगे, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है, किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में जाएंगे ना, तो जब वहां पे एक इनका जो अपना जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रमजान का जो पवित्र महीना होता है, उस दौरान आप दुकान वगैरह से भी नहीं मिलता, वो खाना तक भी नहीं खा सकते आप वहां पे, समझे? तो मान लीजिए आप उस धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, अब चाहे तो मतलब बाहर में कुछ खा वगैरह रहे, तो यहाँ पर इन सब चीजों पर भी प्रतिबंधित लगा दिया जाता है। थोड़ा कानून थोड़ा सा सख्त है यहाँ पे। शराब वगैरह पीना क्या यानी मतलब इस्लामिक कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो अलाउ नहीं है। ठीक है,
ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब ने शराब बिक्री और खपत पे सख्त प्रतिबंध लागू है। ठीक है, द बिगेस्ट रीजन, बहुत अधिक प्रतिबंध लागू है। रीजी क्या है, तो यहाँ पे रूढ़िवादी धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो राज्य के जीवन में कई पहलुओं का मतलब क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे राजनीति के लिए पहला इन्होंने स्टोर खोल दिया है। अब ऐसा नहीं कि राजनीति मतलब लेके रोड पे घूम रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको उसी स्टोर में जाके बाजाप्टे के साथ में डिसेंसी मेंटेन करते हुए पीना है, फिर वापस आ जाना है। ठीक है, कंबोडिया में 5 राजनीति समझते हैं क्या होता है? हाँ, डिप्लोमेट्स। ठीक है, डिप्लोमेट्स, बिल्कुल। एम्बेसडर जो होते हैं भारत के, ठीक है, या फिर कहीं किसी भी देश के, बहुत सारे देश के एम्बेसडर हो सकते हैं जिनके साथ उनका बायलैटरल रिलेशन हो। कंबोडिया में 5,000 से अधिक भारतीय बंधक बने हैं। ठीक है, आप देखिए ये लोग क्या करते हैं, बड़ा चर्चा में विषय रहा है। ठीक है, एक कंबोडिया में गए पहले नौकरी करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे एजेंसी ने इनको हायर किया कंबोडिया में नौकरी करने के लिए। जो कंबोडिया जब पहुंच गए तो इनको क्या क्या बंधक बना लिया गया। अब बंधक बनाने का इनसे काम क्या है, साइबर क्राइम करवाता, मतलब ठगी करने का काम करवाता है। ठीक है, और ठगी भी किनको कर रहा है, तो अपने ही देश के लोगों को। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में फोन करवा रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह पे फोन करवा रहा है, ये भारत के ही लोग हैं, कंबोडिया में बैठे हुए भारत को ही फोन करते हैं, इंडिया में ही फोन करते हैं लोगों का, मतलब क्या करे, ठगी करते हैं। कंबोडिया में 5,000 से अधिक भारतीयों को बंधक बनाकर रखा गया, जहां उन्हें साइबर फ्रॉड करने पे, ठीक है, मजबूर किया जा रहा है। इन बंधकों को साइबर गुलाम कहा जा रहा है। इन लोगों ने किसी और के साथ नहीं बल्कि भारतीयों के साथ ही ठगी कराई जा रही है। समझ रहे हैं, मतलब कितनी दुख की बात है। ये अनुमान पर से पिछले यहाँ भी 6 तो महीनों क्या, यहाँ भी तो नोएडा, कोलकाता, ये सब जगह से ऑपरेट होता है। भारत इंटरनेशनल में लोगों सबसे बड़ा जो ये को। साइबर फ्रॉड जो ऑपरेट होता है ना, जामतारा से होता है। हाँ, वो तो है। और कोलकाता में भी ठीक है, है, पूरा सॉल्ट बिहार लेक में ये। जहानाबाद से। हाँ, बिहार में जाना बात सही, अपना ये बिहार लोग सब में छोटा आगे है। रहता है। ठीक है, एक्चुअली ये लोग ठीक। यूएस को फंसाता ज्यादा। अच्छा, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे गिरोह में भारत के 500 करोड़ से ज्यादा ठगी की है, 500 करोड़ रुपए की ठगी की है। केंद्रीय एजेंसियों ने भारत से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में एजेंटों ने भारतीय युवाओं को डाटा एंट्री की नौकरियां देने के बहाने कंबोडिया भेजा गया, बाद में उन्हें साइबर धोखाधड़ी के अंजाम देने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, अब इतने बड़े स्तर पे जब हो रहा है तो जाहिर सी बात वहां का कोई लोकल गवर्नमेंट या फिर किसी न किसी की संलिप्तता जरूर होगी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन काठमांडू में हुआ है। ठीक है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, संस्कृत सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखें कहाँ पे, काठमांडू में हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा, तो भारत नेपाल संबंधों का मजबूत करना तथा नेपाल और भारत में, ठीक है, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना। अब बात करेंगे, हमारे यहाँ एक रेल लाइन लगती है जो भारत से नेपाल तक जाती है। जयनगर से कहाँ तक जाती है रेल लाइन, जयनगर के कहाँ से जाती है, नेपाल के किस स्थान जोगबनी। तक? नहीं, जोगबनी नहीं, कुर्था तक है। जयनगर, ये कुर्था। जोगबनी पश्चिम बंगाल से सीमा कुर, बनाता है, कैसे चले, कुर, कुर्था तक जाती है। ठीक है, जयनगर टू कुर्था जाती है। ठीक है, जोगबनी में भी हाँ, चलती है रेल लाइन। ठीक है, हालांकि जोगबनी तो सर नेपाल में नहीं पड़ता सर, अब जोगबनी भारत का हिस्सा है वो। जोगबनी ठीक तो है, हम यही है, मधुबनी में। हम्म, जोगबनी मधुबनी में नहीं तो नेपाल हाँ, में ही शायद। है। बंगाल नेपाल से है, सीमा इसका बनाता है बिहार के शायद। बॉर्डर पे है। हाँ हाँ हाँ, बंगाल से सर जोगबनी का सीमा, अगर देखिए तो कहाँ पे समस्तीपुर पड़ता से है जोगबनी। जाया जाता है। समस्तीपुर से जाया जाता है रास्ता है। अच्छा, ठीक है। भारत और नेपाली संस्कृति विद्वान संस्कृत भाषा का अनुसंधान जो और भारतीय जो शिक्षा को बढ़ावा जो देने के लिए जोगबनी अररिया में आता है, अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया में आता है, बोले ना बंगाल के साथ, मतलब उधर अररिया में आता है जोगबनी। ठीक है, चलिए। भारतीय और नेपाली संस्कृति विद्वान संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और इंडिया फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से किया गया। ठीक है, 3 दिवसीय कार्यकाल था, सॉरी 3 दिवसीय कार्यक्रम था। ठीक है, संस्कृत को लेकर। ठीक है, कौन कौन किया तो ध्यान रखिएगा, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, केंद्रीय स्कूल विश्वविद्यालय दिल्ली और इंडिया फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से किया गया। ठीक है, महर्षि शांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन नेपाल के नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल में गुरुकुलों के विकास के लिए, मतलब क्या करता है, सहायता प्रदान करता। उतना हमको ध्यान नहीं रखना, हमको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन काठमांडू में संपन्न हुआ, जो कि भारत नेपाल के बीच में, मतलब एक संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है, आप चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। वरुण घोष भगवत गीता की शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बने। ठीक है, बड़ा नाम इंपोर्टेंट है, सीनेटर। ठीक है, सीनेटर की बात करेंगे, पहले सीनेटर कौन बन गए जिन्होंने भगवत गीता की शपथ ली है। ठीक है, क्या नाम है उनका, वरुण घोष। ठीक है, एक भारतीय ऑस्ट्रेलियाई बैरिस्टर वरुण घोष ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑस्ट्रेलिया सीनेट के रूप में पहले भारतीय मूल के सदस्य बने। वो ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के सदस्य, किस पार्टी के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के,
लेबर पार्टी के सदस्य, ध्यान में रखेगा। वे पहले न्यूयॉर्क में फाइनेंस अटॉर्नी ऑफ वाशिंगटन में विश्व बैंक के सलाहकार भी रह चुके हैं, ठीक है, मतलब काफी मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति है, कह सकते हैं, फाइनेंस की बहुत अच्छी जानकारी रहते हैं। न्यूयॉर्क के फाइनेंस अटॉर्नी भी रह चुके हैं। वाशिंगटन इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, ठीक है, विश्व बैंक के मतलब सलाहकार भी रह चुके हैं। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में? लेबर पार्टी से, ठीक है। क्या नाम है? वरुण घोष है। इन्होंने मतलब भारतीय मूल के है, ये ध्यान में रखेंगे। और इन्हें गीता की शपथ मिली, ठीक है, गीता के रूप में, मतलब गीता का मतलब इन्होंने शपथ लिया, ठीक है। आप देखेंगे, हो तो गया यार, खत्म हो गया ना। कल हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था देखेंगे। यहाँ पे कितने प्रश्न थे? टोटल 29 प्रश्न थे, जो कि हम लोगों ने कर लिया। कल हम लोग अर्थव्यवस्था देखेंगे, कितने प्रश्न अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ कर आइएगा अर्थव्यवस्था को, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 15 प्रश्न है मात्र, कर आइएगा, ठीक है। चलिए, तो कल के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग कल के क्लास में क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है। सभी लोग इसको देख कर आए, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड होंगे ना, अजीब होंगे, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ के अपने पास से आना है, ठीक है। अगर दिक्कत हो हिंदी पढ़ने में तो इंग्लिश का भी सहारा लीजिएगा। इंग्लिश में कुछ चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया रहता है। कुछ शब्द संदिग्ध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंग्लिश का सीधे ये लोग ट्रांसलेशन कर देता है, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो जाती है।